मम्मी जी देखिए, रिया को सभ्यता नाम की चीज नहीं है। सौरभ के खाए बर्तन छोड़कर सो गई। ये क्या बात हुई भाई? अगर तुम्हारा पति देर से लौटे या बीमार हो तो जूठन दूसरों के लिए छोड़कर सो जाओगी। सुबह सुबह ही जेठानी आकांक्षा ने सिंह देखकर कहा, और क्या, हम लोग तो इनके नौकर लग रहे, करनी ही पड़ेगी रानी जी की चाकरी। सासू माँ विमला देवी भी भड़की हुई थी। ऐसा नहीं था कि रिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था या वो लापरवाह थी, बस डिलीवरी में बस 6 या 7 दिन बाकी थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि हाई रिस्क है, तकलीफ बढ़ते ही आ जाना। डिलीवरी किसी भी समय हो सकती थी। सो दर्द और बुखार से पस्त पड़ी थी। पति सौरभ नड़न टीना को लाने गए थे। वो भी अपने 3 महीने के बेटे को लेकर मायके आने वाली थी। पहली सर्दी जो थी तो मायके में आराम मिल जाता। विमला जी की बेटी को सर्दी भर अपने घर में ही रोकने का इरादा था। रिया की रुलाई फूट पड़ी, किसी तरह उठकर अंदर आई और सौरभ के खाने खाए हुए बर्तन साफ करके रख दिए। वापिस अपने कमरे में जाकर लेट गई। पर विमला जी से ज्यादा आकांक्षा आग में घी डाले ही जा रही थी। इधर शाम को सौरभ की वापसी हुई और अगले ही दिन रिया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रिया ने एक सवा सुंदर शान से बेटे को जन्म दिया था। ऑपरेशन से घर में सब कुछ थे और अपनी अपनी नैंग की लिस्ट भी सौरभ को थमा दी। लगभग 1 हफ्ते बाद रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। स्टोर रूम में उसका बिस्तर अलग रखा था और साथ में कुछ बर्तन और बर्तन मांजने का सामान भी कोने में रखा था। देखो वो जापे में अपने बर्तन अलग ही रखना, उन्हें खुद धोकर रखना, खाना इन्हीं में मिलेगा। और अपने और मुन्ने के कपड़े भी सबसे छोटी हो, कोई मायने नहीं घर की, विमला जी ने कड़क आवाज में कहा। आज रिया मन में सोच रही थी कि अगर मायके में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल होता तो मैं भी अपने घर ही चली जाती। शरीर कमजोर था और तकलीफ अपनी जगह थी, फिर भी वो तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही थी। वो अपना काम भी निर्देश अनुसार कर रही थी। धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब बच्चे का नामकरण संस्कार भी निपट चुका था और रिया भी अपने रसोई में फिर संभाल चुकी थी। विमला जी की सुआसूद की सनक के चलते कोई मेड भी नहीं थी। इधर आकांक्षा तो अपनी जेठानी होने की ठसक के चलते अपना चिक्का जमा लेती। मदद करना तो दूर, वो ऊपरी काम में व्यस्तता के बहाने भी बना लेती। पर रिया की कमियां निकालने का कोई मौका ना छोड़ती। 1-2 दिन से मुन्ना थोड़ा बीमार था और शाम होते होते उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गई। रिया और सौरभ उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल भागे। वहाँ उसे नेबुलाइजर का लगाया गया। घर आते आते रात के लगभग 10 बजे थे। जैसे ही रिया पानी गर्म करने रसोई में आई तो देखा काम जस का तस। पूरी महफिल तो बैठक में जमी थी और घर की तीनों महिला टीवी देखते हुए उसकी बुराई का पिटारा खोले बैठी थी। अब रिया भी चुप न रही, वो भी अंदर जाकर बोल दी, माफ करना मम्मी जी, इतने दिन से कर भी रही थी और सुन भी रही हूँ। अगर मैं आपके जेठानी जी और टीना दीदी के जूठे बर्तन साफ कर देती हूँ तो मैं सभ्य और गलती से कहीं कुछ कमी रह जाए तो तुरंत असभ्य कैसे हो जाती हूँ। अगर कभी मेरे या सौरभ जी के खाए बर्तन किसी वजह से छूट गए तो आप लोग तुरंत मेरे परिवार और सभ्यता को निशाना बना लेते हो। मैं भी इसी परिवार की सदस्य हूँ। अगर कोई तकलीफ मुझे हो जाए तो मैं सभ्यता के नाते अपना काम खुद करूँ, बाकी पूरा घर का दायित्व सिर्फ मेरा। सौरभ बच्चे के ही पास था। देर होती देखकर जब वो रिया को पुकारने आया तो देखा अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। वो रिया को कमरे में ले गया और समझाने भी लगा। पर अगले दिन बाजार से डिस्पोजल काकरी ले आया और सबके सामने आवाज देकर बोला, रिया आज से हम तुम इन्हीं में खाएंगे, इन्हीं में खाना और फेंक देना जब तक मुन्ना ठीक ना हो जाए, फिर मैं अलग रसोई की व्यवस्था करता हूँ। अगले 2 दिन सौरभ और नेहा को लगातार डिस्पोजल काकरी इस्तेमाल करते देख घर में ससुर जी का माथा ठनक गया। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? घर में बर्तनों का अकाल पड़ गया है क्या छोटी बहू? वो क्या है ना पापा, मुन्ना ज़्यादा बीमार है, सर्दी बचानी है उसकी, और मम्मी ठहरी सास और भाभी जेठानी। टीना दीदी को हम लोग इसी तकलीफ से बचाने के लिए ससुराल से अपने घर लाए। सौरभ ने बाहर आकर कहा, पर रिया के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो आगे से आगे सबका ध्यान रखती है और मैंने हमेशा उसे सबका सम्मान करते ही देखा। वो पूरे घर के खाए बर्तन धो सकती है, छोटी बहू जो ठहरी, मगर गलती से कभी उसका या मेरा खाया बर्तन किसी वजह से रह गया तो घर अखाड़ा बन जाता है। तकलीफ में भी उसे खुद के और मेरे बर्तन साफ करने पड़ते। कब तक बर्दाश्त करूं मैं? नौकरी करो या इलाज कराऊं या घर की लड़ाई निपटाऊं? अगर माँ और भाभी से कुछ कहूँगा तो जोरू का गुलाम की उपाधि मिल जाएगी।
अब रिया और मुन्ने को भी तो अनदेखा नहीं कर सकता। ब्याह करके लाया हूँ, कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है रिया के लिए या नहीं। ये सुनकर तिवारी जी का माथा ठनक गया। सबको बुलाकर बात की और सबसे पहले अपनी पत्नी से ही कहा, बहू इस घर की सदस्य है, कोई अछूत नहीं जो कभी मजबूरी में या बीमारी में उसे अपने खाए बर्तन धोने को विवश करो। तुम माँ सम्मान हो, बड़ी बहू और टीना बहन सम्मान हो, तो फिर उसकी तकलीफ के समय सास जेठानी क्यों बनना। भाभी और माँ के व्यवहार की गांठों को अभी भी पाले हो और आए दिन मुझे सुनाती हो। पर याद रहे, तुम्हारा ऐसा व्यवहार कैंसर की गांठ का रूप ले रहा है, जिसकी परिणति किसी दिन उस अंग के अलग होने पर ही रुकेगी। इतने कठिन नियम बनाकर और निभाकर आखिर तुम सबको क्या मिल रहा है। बेहतरी इसी में है कि सिंहासन से उतर के सहयोग से इसी हंसी खुशी रहो, जैसे मैं तुम्हारे गठिया और अस्थमा का इलाज करवा रहा हूँ। तुम भी बहू और रोगी बनने की कगार पर धकेल रही हो। सौरभ तुम चिंता मत करो, मैं कल ही एक मेड की व्यवस्था करता हूँ। मुझे बहू और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए, बीमार नहीं। अगली सुबह विमला जी और आकांक्षा रसोई में रिया को सहयोग दे रही थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।